कविता इसलिए भी जिंदाबाद है, एक घटना मुझे याद आती है कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी संसद की सीढ़ियों से उतर रहे थे, तो उनके साथ में उस समय के सांसद हमारे कवि कुल गौरव राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर भी उतर रहे थे। अचानक नेहरू जी का पैर फिसला तो दिनकर जी ने हाथ पकड़ कर उन्हें बचा लिया। नेहरू जी ने कहा, दिनकर जी आभार, आपने गिरने से बचा लिया। तो जो जवाब दिनकर जी ने दिया वही कविता को जिंदाबाद करता है। दिनकर जी ने कहा कि नेहरू जी, इस देश की सियासत के कदम जब जब लड़खड़ाएंगे कविता उसे सहारा देगी, इसलिए कविता जिंदाबाद है। कहीं शिवम अंबर जी ने लिखा कि जो सत्य होगी वो हर बात बोलेंगे, ये बोलने की हिम्मत अजा शत्रु जैसे कवि कहां से लाए। उन्होंने लिखा कि जो सत्य होगी वो हर बात बोलेंगे, पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, साहिबो हम कलम के बेटे हैं, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे। ये सच्चाई गाने की हिम्मत वहां से आई। अद्भुत काव्य पाठ भैया ने किया, जैसा मैंने बताया। उन्होंने आपको गुदगुदाया भी और मेवाड़ की शौर्यशाली मिट्टी का परिचय भी आपसे कराया। आइएगा बंधुओं, जिस पल का हम लोग सभी इंतजार कर रहे थे, फिर गड़बड़, इस पल का इंतजार नहीं कर रहे थे, उनका इंतजार कर रहे थे, इसको उसी पल पे लाओ। हाँ भाई, बहुत अच्छा। तो मैं आपसे कह रहा था कि जिस पल का हम नहीं, फिर पल गड़बड़ है भैया, पल को ठीक करो। मॉनिटर बंद हो गया ये वाला, ये मॉनिटर कई बार गड़बड़ करते हैं, यही पोजीशन लिखवाते हैं बेमती। जिस क्षण का हम सभी लोग इंतजार कर रहे थे, सारे कवि जिस पल का इंतजार कर रहे थे, जिस कवि को सुनने के लिए पूरा देश लालायित रहता है, जिस कवि के कविताएं, व्यंग्य कविताएं सुनने के लिए पूरे हिंदुस्तान के मंच इंतजार करते हैं। न जाने कितने शहर, कितने नगर, कितने गांव इस इंतजार में रहते हैं कि एक शाम अगर अरुण जैमिनी जी की हमें मिल जाए तो हम धन्य हो जाएं। लेकिन फिर भी हर शहर, हर नगर के हिस्से में ये सौभाग्य नहीं आता। आज सूरत के हिस्से में सौभाग्य आया है कि अरुण जैमिनी आपके आंगन में आए हैं। विश्वास करना, मैं दिल्ली के नजदीक रहता हूँ। अरुण जैमिनी जी को आपने कपिल शर्मा के शो में देखा होगा, बहुत सारे चैनल्स में देखा होगा, बहुत सारे वरिष्ठ लोगों ने उनके बारे में सुना होगा कि वो बहुत बड़े कवि हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं कि कवि होने के साथ साथ अरुण जैमिनी जी कितने बड़े इंसान हैं, ये हम लोग जानते हैं। एक बात आपसे और कह रहा हूँ भैया, इसको वहीं कर दो, उनके आने से पहले ठीक करना है मुझे, तब तक नहीं बुला पाऊंगा। ये गड़बड़ फिर से एक तो दिक्कत भी क्या, वीररस हम दोनों ने इतना पढ़ के डर, अरे बहुत अच्छा, अब ठीक है। हाँ, थोड़ा सा और ठीक कर दो, ठीक है। आप सभी को जिस पल का इंतजार था, मैं ज्यादा आपके बीच में, क्योंकि अब अरुण जैमिनी जी और आपके बीच में सिर्फ मैं हूं और मैं भी ज्यादा देर नहीं रहना चाहता। कुर्सियों की पेटियां बांध लें, सूचना जनहित में जारी है। अगले आधा घंटा आप लोग कितना हंसेंगे आप नहीं जानते, आपके ठहाके कहां से निकलेंगे, आप लोग सारे स्ट्रेस को भूलेंगे और पूरे अगले दिन तक जो लोग चले गए उनको बताएंगे कि क्या महत्वपूर्ण चीज आपने मिस कर दी। मैं हिमालय के उस हिम शिखर को आवाज दूं, मैं हास्य के उस विस्फोट को आवाज दूं, मैं उस देश के बड़े कवि को आवाज दूं। और चार पंक्तियां बस इसलिए यमुना दा ने कहीं लिखा कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में। ओशो ने यह भी कहा कि जो लोग दूसरों को हंसाते हैं वो कभी स्वर्ग में नहीं जाते, जो लोग दूसरों को हंसाते हैं वो कभी स्वर्ग में नहीं जाते, क्योंकि वहां जहां होते हैं वो उसी जगह को स्वर्ग बना देते हैं। ये इनकी ताकत है। यमुना दा ने लिखा कि झील पर पानी बरसता, चार पंक्तियां उस देश के बड़े रचनाकार को, जिन्होंने कई सदी तक, कई दशकों तक अपनी कविताओं के जादू से आपके दिलों पर मुस्कुराहट, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर के आए। यमुना दा ने लिखा कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, चंद नेता अफसरों में मंत्रियों को छोड़कर कौन खुलकर आज हंसता है हमारे देश में। तो इस बड़े काम का निर्वाह करने के लिए इस देश के बड़े कवि की आगवानी आपके बीच में होती है। एक बार बड़ी तालियां उठा करके सूरत सूचित कर दे कि अरुण जैमिनी जी को आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं। एक बार और जोरदार तालियां बजा करके आप उनको आमंत्रित करें। जैसे सोसाइटी आवाज़ थोड़ी कम कर देगा, ये वीररस का इसे चैन ना। जैसे सोसाइटी के शानदार आयोजन में आपकी जानदार उपस्थिति को प्रणाम। जिसने इतनी प्रशंसा कर दी वो आप ध्यान में मत देना। आपका बोले इतना समाचार निकला क्या, तो ये थोड़ी देर हंसेंगे सर। वैसे भी 3 साल तो कोरोना ने हंसने नहीं दिया और 1 साल तक वो अंबानी के छोरे का ब्याह चलता रहा।
भैया पीछे लोग कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही है, तक वो इशारा करके बता रहे हैं पीछे आवाज़ नहीं जा रही है। किस किस को आवाज़ नहीं आ रही? ये कैसे आ गई? जिंदाबाद। बाबा ही समझ रखा करना। सर भगवान शिव के ब्याह के बाद ये अंबानी के छोरे का ब्याह दूसरा ऐसा ब्याह था जिसमें भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल देवी देवता सारे नाचे। अच्छा, कोरोना काल में स्थिति बहुत भयंकर थी जी। ये बड़ा परेशान हो रहा कि 10 दिन से कभी सम्मेलन करने लगा था। याद कर कोरोना को 3 साल घर पर बैठा था, कोई पूछने वाला नहीं था भाई कवियों को, और किसी सरकार ने कोई मदद भी नहीं करी थी किसी कवि की। 3 साल को ऐसे थे साहब, बहुत बुरे भी थे। सबसे पहले कहा कि वर्क फ्रॉम होम, बताओ हम कैसे करें। तो मैंने वर्क फ्रॉम होम के तहत घर पर ही कविता सुनाई। ना कोई हंसा, ना किसी ने ताली बजाई, और ना ही कोई पेमेंट जेब में आई। कई कष्ट एक साथ थे नहीं थे। फिर मैंने अपनी दूसरी जेब से पैसे निकाल के खुद को पेमेंट दी। इस तरह वर्क फ्रॉम होम की औपचारिकता पूरी। दीपक जी, मेरी इस कविता का असर पूरे विश्व में पड़ा। आप देख लो, रूस और यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका और यूरोप वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। अच्छा, तो एक लॉकडाउन की समस्या साहब, 3 महीने पहले लॉकडाउन हुआ, 3 महीने बाद में लॉकडाउन हुआ। वो सबसे बुरा समय। आप बाहर कहीं जा नहीं सकते, सब कुछ बंद। पत्नी मेरा चेहरा देखे, मैं पत्नी का। इससे बुरा समय हो नहीं सकता। बहुत अच्छे। हमारा काम हर दूसरे तीसरे दिन सूटकेस लेके निकलने का। तो आप आगे आ जाओ यार। मैं तो जोर से, इससे ज़्यादा जोर से तो बोलूँगा तो फिर मैं राज ही बोलूँगा बस। ये माइक वाला है कमाल वैसे, पूरा मोबाइल देख रहा है, कोई मतलब नहीं। हाँ जी, कोई भी ठीक है बिल्कुल। फिर जिसको सुनाई नहीं दे रहा वो आगे आ जाओ भाई, और नहीं तो मंच पर आ जाओ। यहाँ कुछ फालतू जा रही है आवाज़। हाँ, ये ठीक किया भाई अब तक। एक बार तालियां बजा दो इसके लिए। तो साहब बहुत बुरी स्थिति थी, तो मैंने सोचा कुछ पल अलग ढंग से जिया जाए और किसी महिला मित्र को वीडियो कॉल किया जाए, कुछ तो परिवर्तन हो जाए। ये सोचकर मैंने अपनी सबसे सुंदर महिला मित्र को वीडियो कॉल मिलाया, लेकिन उसने फ़ोन ही नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद लैंडलाइन पर उसका फ़ोन आया। मैंने फ़ोन न उठाने की शिकायत की तो उसने समझाया, देखो सारे ब्यूटी पार्लर बंद हैं, अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी, मैं भी भाभी जी की तरह चुड़ैली लग रही हूँ, इसलिए वीडियो कॉल नहीं उठाऊंगी। अच्छा श्री कृष्ण जी, एक कविता मैं कोरोना काल पर और सुनाता हूँ आपको। कोरोना काल के बाद जो पहला कवि सम्मेलन में उसकी एक कविता सुनिए। दृश्य कविता, आपको एक एक दृश्य का आनंद आएगा और हास्य का ही आनंद आएगा। कोरोना से भी हास्य निकाला। कोरोना काल के बाद कवि सम्मेलन का पहला आमंत्रण मिला तो रोम रोम खुशी से खिला। मन हो रहा था बेकाबू, महीनों बाद एक चुटकी कवि सम्मेलन मिलने की कीमत तुम क्या जानो दीपक बाबू। तालियां सुने, माइक देखे, जमाना बीत गया, ना कहीं गए ना आए, इसलिए पेमेंट पर भी कोई नखरे नहीं दिखाए। तुरंत फ्लाइट की टिकट बुक करवाई। स्थिति ये थी कि रमेश जी, मैंने फ्लाइट की टिकट का प्रिंट निकलवाया और 3 दिन तक तो मैं उसी में लेटा रहा। तुरंत फ्लाइट की टिकट बुक करवाई, कई दिन तक तो नींद ही नहीं आई। फिर वो दिन भी आ गया जब यात्रा पर निकलना था, कवि मित्रों से मिलना था। महीनों से कमरे के कोने में
उपेक्षित पड़े सूटकेस को जैसे ही उठाया तो वो तो मुझसे भी ज्यादा पसंद नजर आया। भूल गया सारी शर्मो हया, उंगली की एक छून से खुल गया। क्या बात है। अब कपड़े रखने की थी बारी, कपड़ों की स्थिति आप उस वक्त जानते हैं क्या थी, निक्कर और बनियान में टाइम कट रहा था, कपड़े बेचारे लटके लटके लटक गए थे। बहुत अच्छे। अच्छा, अलमारी में रखे हुए कपड़े ये सोच रहे थे मालिक है भी या निमट लिया। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां पीछे दे। क्या बात है, अद्भुत है। अब कपड़े रखने की थी बारी तो खोल ली अलमारी, शर्ट और पैंट दोनों अकड़ी अकड़ी थी, माथे की छोड़ो पूरे बदन पर चोरियां पड़ी थी। पानी के छींटों और गर्म इस्त्री से उनका बाल निकाला और बड़े प्यार से सूटकेस में डाला। अब तो सूटकेस खुशी से खुला नहीं समा रहा था, एयरपोर्ट पर भी मुझसे आगे आगे जा रहा था। काउंटर वाले ने पूछा लगेज, मैंने कहा हैंड बैग है। सुनते ही सूटकेस बौखला गया। मैं उसे अपने साथ रखना चाहता था, वो ये भी भूल गया, खुशी के साथ साथ गुस्से में भूल गया। फूला हुआ सूटकेस देखकर काउंटर वाला बोला प्लेन छोटा है, ये सामान लगेज में ही जाएगा, गंतव्य पर आपको मिल जाएगा। सूटकेस मेरी तरफ देख के सोच रहा था अब आएगा मजा। महीनों से कमरे के कोने में पड़ा पड़ा इसी ठलुए को तो झाड़ू पोछा लगाते देख रहा था। क्या बात। अब अपने दिन भी खिलेंगे, अंदर पुराने यार सूटकेस मिलेंगे, उनसे बतियाऊंगा, हसीन अटैचियों से नैन लड़ाऊंगा। काउंटर के पीछे तरह तरह के सूटकेसों का था हुजूम, कुछ धाकड़ थे कुछ मासूम, कई सूटकेसों की आंखों से तो आंसू बरस रहे थे। कोरोना ने उनके मालिकों को लील लिया था, अब उन हाथों के स्पर्श को तरस रहे थे। हाय हाय, क्या मार्मिक दृश्य, वाह क्या बात है। खैर उनको अपने हाल पर छोड़ मैं विमान की तरफ बढ़ा और ये सोच के चला कि गेट पर ही हाथ जोड़े मुस्कुराहट बिखेरे एयर होस्टेस के सुंदर से चेहरे के दर्शन होंगे। पर विमान में घुसते ही निराशा हाथ लगी। पीपीई किट पहने, चेहरे पर मास्क और शील्ड लगाए, एक बिजुका टाइप स्त्री खड़ी मिली। क्या उसका ये रूप हमने 2 घंटे सहा। बिना मतलब घंटी बजाना और दूर, प्यास लगने पर भी उसे पानी लाने को नहीं पाया। अब गंतव्य में पहुंचने के बाद का दृश्य, लगेज बेल्ट पर मेरा सूटकेस बिल्कुल नहीं शर्मा रहा था। सबसे अंत में एक कमसिन सी अटैची का हाथ पकड़े ठुमकता हुआ चला आ रहा था। पास खड़े आजाद ने कहा इनको देख के मन कर रहा है मैं भी सपनों में खो जाऊं, ऐसी अटैची का साथ मिले तो मैं भी सूटकेस हो जाऊं। क्या बात है, बहुत अच्छे, कमाल। अच्छा, दुगड़ अभी कायम थी जी, कारण ये निमंत्रण तो आता था, फिर फोन आया था जी 50 लोगों से ज़्यादा की अनुमति नहीं मिली, इसलिए आप क्षमा करें। तो डर था कि बाहर आते आयोजक क्या नमस्ते आप बात हो गए, कृपया अगली फ्लाइट से वापस जाए। बाहर आते ही आयोजकों ने मालाओं से स्वागत किया। तभी एक ने पूछ लिया महीनों बाद कवि सम्मेलन करना कैसा लग रहा है। मैंने कहा इस पर आह करूं या वाह, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी नेत्रहीन का विवाह। क्या बात है। एक नेत्रहीन की सगाई हो गई, जयमाला हो गई, फेरे हो गए, तो पंडित ने दी बधाई, तो नेत्रहीन बोला काहे की बधाई, मुझे क्या पता तुम सब लोग क्या ड्रामा रच रहे हो, विवाह संपन्न हुआ मैं कैसे जानूंगा, जब तक दुल्हन बाहों में ना आ जाए विवाह संपन्न हुआ मैं ना मानूंगा। आखिरकार वो क्षण भी आ गया जब सजा हुआ मंच था, माइक था, श्रोता थे, माइक मानो कह रहा था आज तो तू समूचा खिल गया है, और माइक को बाहों में भरा तो यकीन आया प्रोग्राम सचमुच मिल गया है। क्या बात है, बद्दू कमाल, क्या दृश्य खींचा है जिंदाबाद। अभी आजाद ने बताया कि अभी हिंदी पखवाड़ा गया है और हिंदी में क्या बढ़िया कविता आजाद ने सुनाई है। एक बार कविता जिंदाबाद, एक बार तालियां आजाद शत्रु के लिए। और हिंदी बहुत व्यावहारिक भाषा है, क्योंकि जैसी लिखी जाती है वैसी बोली जाती है, और जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है। हिंदी की बिंदी भी बोलती है। ये तो अंग्रेजी में दिक्कत आती है कि फलाना अक्षर जो वो साइलेंट था, था ही क्यों वो।
एक आया बोले चोपड़ा साहब ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट कहाँ है? बोले केमिस्ट्री नहीं होता, केमिस्ट्री होता है। बोले थैंक यू कोपड़ा साहब। जिंदाबाद, क्या बात है। ये दिक्कत अंग्रेजी में है जी। अब ट्रेन लेट है, इसमें सिर्फ है शब्द हिंदी का है, लेकिन एक है लग जाने से पूरा वाक्य हिंदी का हो जाता है। ये हिंदी की खूबसूरती है। क्या बात है। और अपनी भाषा की खूबसूरती होती है साहब, गुजराती की अलग खूबसूरती है हर भाषा के। तो एक काम तो आप कर ही सकते हैं कि अपनी भाषा में अपने हस्ताक्षर शुरू कर दें, जो आपकी मातृभाषा उसमें अपने हस्ताक्षर शुरू कर देंगे तो ये बड़ा काम होता है। और मैं तो हरियाणा का आदमी तो अंग्रेजी बोलता तो उसका भी हरियाणवीकरण कर देता है। वो अंग्रेजी बोलेगा तो ऐसे ही बोलेगा, बोले हाउ डू रह लगाते ही काम हो लेता है। वो एक ने एक से कहा, बोले हाउ डू रहे, दूसरा बोला फाइन सू, एक बोला बड़ी भारीनेस सी फील कर रहा हूँ। बोले भाई भारीनेस क्या होती है? बोला हैवी पन। वो एक हरियाणा के आदमी से कहा, बोले अंग्रेजी जानते हो? बोले हाँ। बोले सामने जो खंबे के पास लड़की खड़ी है उसे अंग्रेजी में बुलाओ। वो बोला कम हियर। लड़की आ गई। बोले से वापस उसी खंबे का अंग्रेजी में भेजो। बोले इतना बावड़ा नहीं हूँ। पास आई छोरी को वापस भेज दूँ। बोले नहीं इतनी अंग्रेजी तो बतानी पड़ेगी। अब इतनी अंग्रेजी आती नहीं थी भाई को, तो अगला खुद ही उस खंबे पे गया। एक बार जोरदार तालियां पीछे तक अगर आप लोगों तक पहुंच गए ना, क्या बात है। लिफाफे वापस आ गए। आ गया, आपका ही प्रतीक्षा थी बस। हमने कहा पत्नी को छोड़ने गए हो, कभी गुजरी चल तो साथ। और लिफाफे इन्हीं के पास हैं डब्बे। बात इन्हीं को देखेंगे मैं, बाकी निगाह इधर रखना। वो मुझे ध्यान है, हरियाणा में दो बूढ़े बैठे थे। एक अंग्रेज आया, उसने अंग्रेजी में पता पूछा। अब उन्हें कहा अंग्रेजी आवे। फिर उसने फ्रेंच में पूछा। अब जिन्हें अंग्रेजी नहीं आ रही उन्हें फ्रेंच कहाँ से आवेगी। फिर जर्मनी में पूछा, फिर इटालियन में पूछा। थक हार के बेचारा चला गया। तो एक बूढ़े ने दूसरे से कही, बोले कुछ भी हो, एक ना एक विदेशी भाषा आनी बहुत जरूरी है, वक्त बेवक्त काम आती है। दूसरा बोला उसने 4 हवाएं थी। कोई काम आई उसका? तो काम तो पूरे विश्व में एक ही भाषा आती है, वो है प्रेम की भाषा। बहुत अच्छे। इसके अलावा कोई भाषा काम नहीं आती है। लेकिन सर ऐसा है अनिल जी, आजकल की पीढ़ी पता बता देती है, ऐसा नहीं है। युवा पीढ़ी समझदार हो गई है। एक अंग्रेज ने नौजवान से पूछ लिया था हरियाणा में पता, तो उसने बता दिया। बोले गो स्ट्रेट एंड आस्क अगेन। बोले हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दिया। पीछे वाले लोग एक बार तालियां उठाएं। क्या बात है, तो कमाल है, कमाल। तो ये हास्य हमारे स्वभाव में। वो एक और को छुट्टी चाहिए, पहुंच गया SHO के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले किस लिए चाहिए? बोले जी मेरी शादी है। अब इस पे तो कौन मना कर रहा? बोले ऐसा कितने दिन की चाहिए? बोले तो लुगाई देखने के बाद पता चलेगा। तो हम बहुत सहज हास्य में जीते हैं जी, हर संबंध को हास्य रस में जीते हैं। वो बाप ने अपने बेटे से कहा, बोले तू हर वक्त खेलता रहता है, बड़ा होके क्या बनेगा? बोले मैं बड़ा होकर बनूंगा डॉक्टर। अरे बोले डॉक्टर के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। बोले मैंने तैयारी कर रखी है। बोले क्या तैयारी कर रखी है? अब उसकी तैयारी देखो। बोले मैंने तैयारी कर रखी है। बोले क्या तैयारी कर रखी है? आई एम सॉरी, हम उसे नहीं बचा पाए। अगला अंतिम तैयारी तक करके बैठा है। ये बच्चे बहुत कमाल हैं। हरियाणा में बालकों का जवाब नहीं। वो आजकल चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो दिल्ली के स्कूलों में गुरुजी आते हैं क्लास में, बोले क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो, क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो। वो एक हरियाणा का था, बोले मैं तो ना मानूं। बोले क्यों ही, तू क्यों नहीं मानेगा? बोले इतने भात कौन भरेगा? क्या बात है। तो बात उसकी जायज है जी, बात जायज है। जब वो इतनी दूर का भविष्य जाता है, निकट का तो जानता ही है। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया,
बोले मैंने तुझे थप्पड़ मारा, इसका भविष्य काल बता। बच्चा बोला तेरी साइकिल में पंचर मिलेगा। बहुत अच्छे। वो एक बच्चा 3 दिन तक स्कूल नहीं आया। चौथे दिन स्कूल पहुंचा तो मास्टर ने पूछा, बोले भाई 3 दिन से आया क्यों नहीं? बोला जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। काटड़ा समझते हैं ना? हाँ, जैसे गाय का बछड़ा होता है ऐसी भैंस का काटड़ा, यानी भैंस का छोरा। भैंस का छोरा ही हुआ वो, क्यों जी? बिल्कुल। शर्मा जी कह रहे ठीक, नारनौल के हैं, इन्हें पता है। बोला जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। तो मास्टर बोला भाई इसमें क्या खास बात हो गई? बोले खास नहीं है तो तू दे के दिखा। क्या बात। मामला बिल्कुल अलग है जी। दरअसल क्या है कि हम हर संबंध को हास्य रस में जीते हैं। वो एक 22-23 साल का लड़का जी जबरदस्त बारिश में तरबतर भीगा हुआ हलवाई की दुकान पे पहुंचा। बोला 10 रुपए का दही दे दे। तो हलवाई ने पूछ लिया भाई तेरा ब्याह हो लिया? और बोले तू के सोचे इस तूफान में मेरी माँ भेजेगी मैं दही ले आऊं। तो ये तो दही तो लानी पड़ा है जी। और हम क्या करने आए? दशहरे वाले दिन दही लेना है। और क्या बात। भाई विजयदशमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गांधी जयंती और शास्त्री जयंती की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या बात है। आज 3 त्यौहार हैं हमारे। इस तीनों त्यौहार की आपको शुभकामनाएं देता हूँ। कहाँ था मैं इस चक्कर में भूल गया। दही दही भाई ज्योति ज्योति गई। अच्छा ये और बताया नहीं, हरियाणा में हम ना ज्ञान लेते ना देते। एक बार हमने कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण जी से ज्ञान ले लिया था, उसके बाद से बंद कर दिया। भाई जिसने कृष्ण जी से ज्ञान ले लिया हो वो आजकल के नालतू फालतू बाबाओं से ज्ञान देगा क्या? आजकल तो कोई भी टीवी चैनल खोल लो, कोई ना कोई बाबा ज्ञान देता मिलता है। अच्छा जिसे टीवी को मौका नहीं मिलता बाहर ढूंढता फिरता है। वो हरियाणा में एक बाबा जी सुबह से परेशान, कोई मिला ही नहीं जिसे ज्ञान दे सके। सुबह से शाम हो गई तो शाम को देखा एक छोरा हाथ में दिया जलाया आ रहा है। बाबा ने सोचा मिल गया मौका। बोले बेटे तुम्हें पता है ज्योति कहाँ से आती है? बाबा ने सोचा जवाब देगा और मैं प्रवचन। लेकिन छोरा हरियाणा का था जी, उसने मारी दिए का फूंक। बोले बाबा ये बताए ज्योति गई कहाँ? क्या बात है। प्रवचन सुन ही नहीं सकते। दरअसल क्या है कि मन का साफ होता है। हरियाणा का आदमी जो मन में वो जबान पे, आप किसी भी हरियाणा के आदमी से मिल लो वो बिल्कुल साफ दिल का होगा। जो मन में है वही बोल देगा, सामने मुंह पे बोल देगा। वो एक मुकदमा चल रहा था, एक ताई गवाही के लिए आई। अच्छा दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछे, बोले ताई मुझे जाना है। खूब जानू हूँ, गोपाल सिंह का छोरा है तो। एक नंबर का झूठ था। तेरी लुगाई तक तो छोड़ के चली गई थी। बेचारा वकील संग रह गया। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया और ताई से जाना है। अच्छी तरह जानू हूँ, कर्नैल गाने का छोरा है जो, एक नंबर का याश। तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। भाई साहब जज ने कोर्ट स्थगित की। अपने चैम्बर में गया, दोनों वकील बुलाए। बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया। क्या बात है। इतना साफ मामला है और ये साफ मामला रहना भी चाहिए। कहते हैं डर के आगे जीत है। हमारे यहाँ डर के आगे भी हास्य रसी है। वो एक चौधरी रात को सुनसान जंगल से जा रहा था। सामने से एक 41 साल की महिला, सफ़ेद साड़ी पहने, बाल बिखराए, हाथ में दीप जलाए, कहीं दीप जले कहीं दिल टाइप गाना गाती आ रही थी। पास आके बोली मैं चुड़ैल हूँ। तो चौधरी बोला फिर चिपटती क्यों ना? अब बता इसका चुड़ैल भी क्या कर लेगी। दरअसल क्या हम फुर्सत में रहते हैं, इसलिए हास्य रस में रहते हैं। वो कुछ 1-2 महीने पहले ही घटना है। मैं दिल्ली में अपनी कार से जा रहा था, एक रेड लाइट पे खड़ा था। वो बत्ती कब हरी हो गई मुझे ध्यान नहीं रहा। कुछ सोच रहा हूँ ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ। तो एक मोटरसाइकिल आई घूम घाम के मेरे पास। मेरे कार का शीशा खटखटाया। मैंने शीशा नीचे किया।
बोला इससे ज्यादा हरी नहीं होगी वो। तो तालियां एक बार पीछे तक बजा दो सभी मिलकर के। तो कमाल है आप, कमाल है आप, वाह क्या बात है। दरअसल फुर्सत का मामला है ना। वो एक ने रिक्शे वाले को आज दी, बोले खाली है? बोले हाँ। बोले आप फिर ताश खेलते हैं। तो इतनी फुर्सत जरूरी है। वो एक ने रिक्शे वाले से कहा, बोले स्टेशन चलेगा? बोले हाँ। बोले कितने पैसे? बोले 25 रुपए। बोले ये तो रहा स्टेशन। अच्छा हमें पैसे कम कराने होते हैं, जगह के पास बुला लेते हैं। बोले ये तो रहा स्टेशन। रिक्शे वाला बोला हाथ नीचे कर ले वरना रेल के नीचे आ जाएगा। क्या बात है। वो एक पहुंच गया हलवाई की दुकान पे। भाई ने छिक के जलेबी खाई भरपेट। जब पैसे देने का नंबर है, भाई ने जेब झाड़ दी, बोले पैसे तो नहीं है। अब दुकानदार दुकान से बाहर निकला, 15-20 मिनट तबीयत से धुना पीटा उसे। जब खुद थक गया पीट पीट के, तो वापस दुकान में चला गया। अच्छा वो भी कपड़े झाड़ के खड़ा हो गया है। बोले अब तो खड़ा है, जा। बोले इसी भाव 1 किलो और दे दे। मस्ती अपने भीतर रखिएगा, क्योंकि आप हंसेंगे तो धरती आपकी है, ये आसमान आपका है। एक बार जोरदार तालियां आप सभी लोग, कमाल करते, अद्भुत है। ये धरती आपकी है, ये आसमान आपका है। अगर रोने बैठ गए तो किसी मिल में वो रुमाल आज तक नहीं बना जो रोते हुए आदमी के आंसू पहुंच सके। क्या बात है, बहुत शानदार। और हंसी संवाद से निकलती है, इस तरह की महफिलों से निकलती है। हम आपस में बात करेंगे तभी हास्य पैदा होगा। वो एक बुजुर्ग महिला बस में चढ़ी तो किसी ने सीट नहीं दी उसे, तो ड्राइवर को दया आ गई, उसने बोनट पे बिठा लिया। थोड़ी देर बाद 30-35 साल की सुंदर सी महिला चढ़ी तो सारे सीट देने को तैयार, और वो महिला बैठने को तैयार नहीं। तो बुढ़िया बोनट पे से बैठी बैठी बोली, अरे बोले बैठ जा, कुछ साल बाद बोनट पे ही बैठना पड़ेगा। क्या बात है। संवाद बहुत जरूरी है। आपके इस संवाद में मुझे घटना याद आ गई। हलवाई की बात चल थी ना। हमारे कवि थे नीरज पुरी। नीरज पुरी हमारे कवि थे। वो दुर्घटना में जो हुआ था, हमारे 4-5 कवि गए थे। तो नीरज पुरी के मोहल्ले में एक ने हलवाई की दुकान खोली साहब। और उसकी जान को आफत हो गई। रायचंद तो यहाँ भी आए होंगे सब, जो श्री कृष्ण जी अलग अलग सलाह योगी, ये करा लो, वो करा लो, इसको बुला लो, उसको बुला लो। तो जैसी दुकान खोली, एक रायचंद पहुँच गया, बोले इतनी बढ़िया दुकान खोली है, ऊपर बोर्ड लगवा, यहाँ हमेशा ताज़ा मिठाई मिलती है। उसने वो बोर्ड लगवा लिया साहब। उसके बाद अगले दिन से उसकी आफत शुरू हो गई। अगले दिन एक आ गया, बोले उस पान की दुकान पे मिठाई मिलती है क्या? बोले नहीं यहाँ मिलती है। बोले यहाँ मिलती है तो यहाँ लिखवाने की क्या जरूरत है? हटा, हमेशा ताज़ा मिठाई मिलती है। अगले दिन एक और पहुँच गया, बोले रात को 12 बजे भी देता है। बोले नहीं 10 बजे तो दुकान बंद हो जाती है। बोले फिर हमेशा को लिखवा रखा। हटा, ताज़ा मिठाई मिलती है। अगले दिन एक और पहुँच गया, बोले बासी बेचता है। बोले नहीं ताज़ा बेचता हूँ। बोले ताज़ा लिखने से कंफ्यूजन होता है। हटा, मिठाई मिलती है। एक और पहुँच गया अगले दिन, बोले पान पराग का गुटखा दियो। बोले मिठाई की दुकान, बोले वो दिख रही है ना, लिखवाने की क्या जरूरत है? क्या बात है। तो मिठाई बेच क्या मिलती है। अगले दिन एक और पहुँच गया, बोले क्या मिलती भाई, बहुत कंफ्यूजन है। हटा, खाली रह गया है। 9:45 बजे पूर्ण अवस्था में पहुंचा। बोला है क्या? जिंदाबाद, क्या बात है, बहुत शानदार, अद्भुत है ना, वाह। बोले है तो नहीं है। बोले चल है नहीं है कि है क्यों? हटा, अगले दिन एक और पहुंच गया भाई साहब। बोले बिना वाक्य के पूर्ण विराम, ये भाषा का अपमान है। पूरा बोर्ड साफ। अगले दिन एक और पहुंच गया, बोले इतनी बढ़िया दुकान खोली है, मिठाइयाँ सजा रखी है, ऊपर बोर्ड भी लगा है, इस पर लिखा था क्यों नहीं यहाँ हमेशा ताज़ा मिठाई मिलती है। तो हाथ से चारों तरफ बिखरा पड़ा है, आनंद की अनुभूति के साथ बिखरा पड़ा है।
आज तो खैर सोनल ने थोड़ी बहुत मुक्तक प्रेम की सुना दी, वो नहीं होती तो क्या होता, श्रृंगार रस तो होता ही नहीं, बाद में इनकी किसी की शक्ल है श्रृंगार से। अच्छा एक मोहित किया तो हिंदी ड्रेस लेके बैठ गया, और मैं हूँ तो मेरे हरियाणा का, हरियाणा में तो वैसे भी प्रेम ब्याह के बाद ही होता है, अभी ब्याह से पहले प्यार कर लेता हूँ तो पेड़ पे लटके मिलते हैं। हरियाणा में प्रेम सबसे मुश्किल काम है, लेकिन हमारे यहाँ प्रेम में भोलापन बहुत है। वो प्रेमी ने प्रेमिका से कहा अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुझे किसी की नहीं होने दूँ। बोले सब तेरी हो जाऊंगी तो सबकी होने देगा। ये भोलापन है, ये भोलापन है। अभी वो कुंभ के मेले में दो बचपन के दोस्त मिले, दोनों बौखलाए। बोले मैं कैसे बौखला रहा है? बोले यार मेरी लुगाई खोगी से ढूंढ रहा हूँ। और बोले तू? बोले यार मेरी भी खोगी, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। बोले तेरी लुगाई कैसी थी? बोले यार 5 फुट 4 इंच उसका कद, ये गहरा बदन, गोरा रंग, गुलाब जैसे होंठ, बहुत ही सुंदर थी। तेरी कैसी थी? है बोला मेरी ना छोड़ यार, तेरी ढूंढते हैं। अभी वो एक की पत्नी मर गई तो उसने चित्रकार को बुलाया, बोले यार मेरी लुगाई का बढ़िया सा चित्र बना दे। बोले जी ऐसा चित्र बनाऊंगा चित्र बोल उठेगा। बोले फिर रहने दो। ये इसलिए ऐसा है भाई, गुफा वाले बाबा हरियाणा में यूं थोड़े, हमारे यहाँ साधु तक ऐसे है। वो हरियाणा में 7 साधु चटाई बिछा के बैठे थे, धूनी रमा रख के चटाई बिछा रखी। एक छोरा पहुंच गया जो सबसे बूढ़ा बाबा था, उसको हाथ दिखा के बोला बाबा एक छोरी ना बहुत प्यार करूँ पर वो घासी ना डालती। तो सबसे बूढ़े बाबा ने सबसे छोटे बाबा को आवाज लगाई, बोले रामलाल एक चटाई और बिछा दे। क्या बात है, जिंदाबाद। वो एक गांव में एक बाबा जी आए हुए थे, तो पता लगा एक पति पत्नी की औलाद नहीं है। तो बाबा जी बोले मैं बद्रीनाथ जाऊंगा, तुम्हारे नाम का दिया जलाऊंगा, भगवान ने चाहे तो औलाद हो जाएगी। 12 साल बाद बाबा उसी गांव में वापस आए तो देखा वो महिला 11 बच्चों से घिरी हुई है। बोले तुम्हारे हैं? बोले हाँ जी। बोले इसका मतलब मेरा दिया जलाना सफल रहा, भगवान ने मेरी सुन ली। बोले इन बच्चों का बाप नजर नहीं आ रहा। बोली जी वो बद्रीनाथ गया है। बोले क्या करने? बोले दिया बुझाने हैं। आज में दिया बुझाने की भी जरूरत पड़ा है भाई। अभी वो फरवरी में वैलेंटाइन पखवाड़ा होता है, वो जैसे अभी हिंदी का पखवाड़ा मनाया, वैलेंटाइन डे पखवाड़ा होता है। पहले 7 दिन चलते हैं वैलेंटाइन डे, फिर एंटी वैलेंटाइन डे, रोज डे से शुरू होकर ब्रेकअप डे तक। उसमें एक प्रपोज डे भी आता है। वो हरियाणा में एक छोरे ने छोरी को प्रपोज किया, बोले मैं तेरे से ब्याह करना चाहता हूँ। तो लड़की बोली पुराना तरीका है, किसी नए ढंग से प्रपोज कर। तो लड़का बोला ऐसा है तू मेरे छोरे से अपनी चिता में आग लगवाना पसंद करेगी? क्या बात है। विवाह का ये मौलिक प्रस्ताव ये हमारे यहाँ ही संभव है। और संबंध विच्छेद के लिए बड़ी बड़ी बात नहीं चाहिए, बहुत सामान्य बात हो जाता है। वो प्रेमी ने प्रेमिका को जैसे ही सीने से लगाया तो प्रेमिका बोली तेरा दिल बड़ा कुरकुरा सा है। अरे बोले दिल कुरकुरा को ना, तेरा बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजाते हैं। क्या बात है बंधु, कमाल। और जो महिला पुरुष का औसत है एवरेज, अब तो काफी सुधार हो गया, लेकिन अभी भी हरियाणा में पुरुष ज्यादा है महिलाएं कम है। छोरों के ब्याह नहीं हो रहे। वो एक 40 साल की उम्र तक ब्याह नहीं हुआ, बहुत दुखी हो रहा था। अपने दोस्त से बोला यार मैंने तो लगा मेरी वाली भ्रूण हत्या में मारी गई। सर ये तकलीफ है हमारी, और ये तकलीफ तब और बढ़ जाती है जब ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ गेम हो या एशियाड हो, जब हरियाणा की छोरियां पदक लेके आते हैं तो ये तकलीफ हो जाती है। क्या बात है, क्या बात है बंधु, बहुत शानदार। प्रेम की बात करें तो एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ। स्वागत स्वागत है। मैंने सोचा पुराने जमाने को वापस लाया जाए और इस बार प्रेम पत्र थ्रू कबूतर भिजवाया जाए। मैंने कबूतर के पंजे में चिट्ठी अटकाई
और उसे बात समझाई, देखो भाई ये तो याद नहीं ये कौन से प्यार की कौन सी चिट्ठी है, पर तुम ऐसा करना यहाँ से 5 गली छोड़ के 6ठी गली में जाना और वहाँ जो गुलाबी छत वाली गुलाबी सी लड़की है ना नीलू, उसकी मम्मी को चिट्ठी दे आना। कबूतर बोला हे आदिकाल युग के देवदास, इस युग में भी चिट्ठियों से आस। अब मैं ऐसी फालतू उड़ान नहीं भरता हूँ, मैं खुद अपनी कबूतरी को व्हाट्सअप करता हूँ। तो वो जमाने चले गए, पहले आदमी 5-5 पेज का प्रेम पत्र लिखता था, कितनी मेहनत होती थी, आपने तो लिखे होंगे। बाद में सिर्फ नाम ही बदलना होता था। फिर वो टेलीफोन का ज़माना आया, मुझे एक शेर याद आ गया कि कर दिया इजहार मोहब्बत हमने भी टेलीफोन पर, बात तो लाखों की थी 1 रुपये में हो गई। और अब तो मोबाइल का ज़माना आ गया जी, आदमी मोबाइल पे आई लव यू टाइप करता, वो भी पूरा नहीं, ILV और Y और एक साथ 25-30 को सेम। हाँ कैसे जवाब आएगा। उदय प्रताप सिंह जी की 4 पंक्तियाँ हैं कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है तेरा देखभाल के। हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है तेरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत्म करे जाने। बहुत मन से आपने इस पूरे कार्यक्रम को सुना है। मैं पूरी एसोसिएशन की तरफ से आपको बधाई देता हूँ और यही कह सकता हूँ कि सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, शुभ रात्रि, धन्यवाद।